बच्चों, आ गया हूँ मैं उमेश कुमार शुक्ला आपका अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए। आपको अभी तक पढ़ाया मैंने वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और इंड्यूस डाइपोल के बारे में बताया आपको, जिसका लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स पढ़ा। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल फोर्स में क्या है, ये तुम्हारा जो एक्ट करता है, ये एक्ट करता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगा जो जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। अब परमानेंट डाइपोल मोमेंट का आप समझ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि HCl का। HCl में तो HCl जो बॉन्डिंग होती है, आप जानते हैं कि HCl में ऐसे बॉन्डिंग होती है। जो ये Cl एटम होता है, ये क्या करता है, ये Cl क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन की तुलना में। तो इस पे ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्लोरीन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एक डाइपोल इसमें हमेशा होता है, परमानेंट डाइपोल होता ही है। तो ये डाइपोल के बीच में हम फोर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें परमानेंट डाइपोल हमेशा होता ही है। अब इसका एग्जाम्पल आप HCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें जो आयन के रूप में एक दूसरे में टूट सकते हैं, उनमें क्या होगा, ये प्रोसेस करेगा, यानी कि उसमें डाइपोल फोर्स पाया जाएगा। अब दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये फोर्स है डाइपोल फोर्स, ये दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो फोर्स होता है वो स्ट्रांगर होता है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्स आया, यानी कि लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। आप उसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था अच्छे से। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये आयन फोर्स से वीकर होता है। ये आयन के बीच में जो फोर्स लगता है उससे वीकर होता है, लेकिन लंदन या डिस्पर्सन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। अब आयन और आयन फोर्स के बारे में आपको बता दें, कोई भी दो मान लो Na+ है तो ये आयन हो गया, साथ में Cl- है तो ये आयन हो गया। जो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रांगर होगा डाइपोल के बीच में फोर्स लगने वाले। और डाइपोल फोर्स का हमें अब एग्जांपल लेके समझेंगे कि आखिर डाइपोल फोर्स क्या है। तो दूसरी चीज, आपको इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए इसकी। तो जो डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी होती है, वो डायगोनली प्रमोशन होती है 1/r6। और ये r यहां पर क्या है बच्चों, r यहां पर है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल या कंपाउंड आप कह सकते हैं। तो ये r क्या है, डिस्टेंस है। तो आपको दो चीजें यहां पर पता हो गई, लेकिन ये R6 आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये R6 आप ना कह के R6 इसको मत याद कीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें दो चीज का इफेक्ट पड़ता है। पहला देखिए, इसको आप क्वेश्चन मार्क लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आप दो कॉन्सेप्ट लीजिए, एक में होता है 1/r³ और दूसरे में होता है 1/r6। देखिए, क्यूब जब होगा ये आपका स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए होगा। किसके लिए होगा बच्चों, स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए होगा।
और जो तुम्हारा ये दूसरा वाला है, ये तुम्हारा रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए होगा। तो आपको अगर स्टेशनरी, देखिए पोलर दोनों में है क्योंकि हम पोलर ही पढ़ रहे हैं। डायपोल अगर किसी में है इसका मतलब वो क्या है, पोलर है। और पोलर अगर आपसे पूछे पोलर स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए इंटरेक्शन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको 1/r³ लगाना है। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछे कि पोलर रोटेटिंग मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको 1/r6 बताना है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे आपका शुरू करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको अब एग्जाम्पल लेकर अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, रोक के। अब आपको एग्जाम्पल के रूप से समझाते हैं हम। आप ले लीजिए HCl ऐसे बांड होगा। अब ये पूरा हम एक ऐसे ले लिए हैं HCl, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे निगेटिव आएगा, क्योंकि Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में। हाइड्रोजन की तुलना में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, जिसके कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव का। और ये जो चार्ज होगा वो पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। अब आपको पता है कि पॉजिटिव टू निगेटिव क्या होगा, आपका डायपोल बन जाएगा। देखिए डायपोल बन गया। अब आपके पास में ये पहला मॉलिक्यूल था, अब मान लो ये दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास में रखा हुआ है HCl का, और एक मॉलिक्यूल आपका और आ गया कंपाउंड HCl का। तो पार्शियल निगेटिव यहाँ था, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ था, और यहाँ भी पार्शियल निगेटिव था, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव था। अब इन दोनों के बीच में आपके क्या बन जाएगा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे आपके फोर्स जनरेट होगा, इसे कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्स, या पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बताता है, लंदन फोर्स वैसे सभी में प्रेजेंट होता है, आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ जो कम्युलेटिव जुड़ने वाला इफेक्ट होगा लंदन फोर्स का, वो इस फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी कि इसके इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है कौन, लंदन फोर्स। तो लंदन फोर्स सभी में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद में अभी आपका दूसरा नंबर का खत्म हुआ, अब आपका अगला आएगा थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का होगा डायपोल, आप यहां पर कर लेना इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल। ये आपका जो प्रेजेंट होगा ये तुम्हारा पोलर प्लस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये तुम्हारा पोलर और प्लस नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में होगा, या आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल और डायपोल के बीच में आपका ये होगा। तो एक पोलर है यानी कि परमानेंट डायपोल हो गया, और दूसरा आपके पास में है प्लस क्या होगा, नॉन पोलर यानी कि इंस्टेंटेनियस या इंड्यूस्ड डायपोल, लैकिंग परमानेंट डायपोल। तो ये यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल और प्लस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, परमानेंट डायपोल या लैकिंग प्लस लैकिंग
परमानेंट डाइपोल के बीच में होगा आपका। आप इस एग्जाम्पल के लिए में समझ सकते हैं कि मान लो HCl ले लिया तो दूसरा ले लिया आपका जो इसमें लैग कर रहा है परमानेंट डाइपोल, मान लो H2 ले लिया या Cl2 ले लिया, ऐसे टाइप का होगा। आपको एग्जाम्पल से समझ जाना है कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। देखिए ये आपका पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सेम है, Cl की सेम है। तो जितना Cl अपने तरफ खींचेगा ये वाला, वो दूसरा Cl उतना ही दूसरी तरफ खींचेगा, इसलिए दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा Cl2 में और H2 में। लेकिन यहीं पर इसका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल होता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होगा वो आपके परमानेंट डाइपोल और प्लस लैकिंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट के बीच में होगा। और जो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, वो R1/R6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और R क्या है आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको वो क्या है, R है। अब उसके बाद में आपको एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो फोर्स होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, फोर्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहले तो पोलराइजेबिलिटी, दूसरी की पोलराइजेबिलिटी कितनी है और पोलराइजेशन कितना है, पोलराइजेबिलिटी पे। यहाँ पर आपके NCERT में जो लिया हुआ है, पहला लिखा है डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल। तो पहला जो फैक्टर होगा आप क्या होगा, डाइपोल मोमेंट यानी कि कितना डाइपोल आखिर वो परमानेंट डाइपोल कितना ज़्यादा पोलर है इस पे डिपेंड करेगा कि आपका ये HCl जो पहला पोलर मॉलिक्यूल है कितना ज़्यादा पोलर है, इस पे डिपेंड करेगा। और दूसरा जो डिपेंड करेगा वो पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और दूसरा जो होगा वो पोलराइजेबिलिटी और दूसरा पे किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे। डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल और दूसरा क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल के में से डिपेंड करेगा। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट से हम समझाना चाहते हैं कुछ कि आखिर क्या है। आखिर देखिए यहाँ पे जगह नहीं बचा है, आपको इस करना पड़ेगा। ये आपका मान लीजिए कोई ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। देखिए ये A है और ये B है, दो, जैसे मान लो आप HCl ले लिए, ठीक है। अब इसके बीच में एक पे तो इस पे तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। मान लो ये पार्शियल आपका पॉजिटिव है और ये पार्शियल निगेटिव है। ये आपका एटम जो था ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये आपके पास में पोलर मॉलिक्यूल हो गया और ये आपका नॉन पोलर है। आप हीलियम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, मान लो कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम, और दूसरा आपका पोलर है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल था A और B, पार्शियल निगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव था। जो दूसरा वाला होगा, अभी ये गोला था लेकिन इसको डिस्टॉर्ट करके ऐसे लगभग कर देगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। और जब डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा तो यहाँ डेवलप हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो ये एक तो तुम्हारे पास में डाइपोल था
और दूसरा क्या आ गया, इंड्यूस डाइपोल। ये देखिए इंड्यूस डाइपोल बन गया। तो आपके पास में एक आ गया डाइपोल और दूसरा आ गया इंड्यूस डाइपोल, और दोनों मिला के बीच में क्या कर लिए भैया, बाइंडिंग। और बाइंडिंग कर लिए तो इसको नाम क्या दिया, इस प्यार को क्या नाम दें, तो इस प्यार को नाम दे दिया डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इस प्यार को नाम दिया गया। अब आपके अब हाँ, एक चीज आपको तो पहले बता चुका हूं, किसी भी हर एक तरीके के फोर्स में लंदन फोर्स प्रेजेंट होगा, तो यहां भी लंदन फोर्स होगा ही, लंदन फोर्स होगा ही इसमें, लंदन फोर्स आर प्रेजेंट। तो लंदन फोर्स तो भैया हर जगह होगा, लंदन हर जगह फोर्स होगा। अब आपका जो अगला कॉन्सेप्ट है इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एनसीईआरटी की लाइन्स है। देखिए इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेंट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे आप प्रोटीन और डीएनए में देखते होंगे ना, बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो प्रोटीन और डीएनए में देखते होंगे, उसमें पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो प्रोटीन और डीएनए में ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही अमोनियम पाया जाता है और आपका HF में पाया जाता है, H2 में पाया जाता है। तो आप इसको ब्रॉड लेवल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आपको नोट कर लेना है और इस पर ध्यान देना है। जैसे कि आप इसका पहला पॉइंट याद कर सकते हैं कि जो एनर्जी होती है इसकी, एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी इसकी वेरी करती है वो 10 to 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसकी एनर्जी होती है 10 to 100 किलो जूल पर मोल। आपको एक बात जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी डाइपोल फोर्स का स्ट्रांग वर्जन है। जैसे आप मोबाइल लेते हैं ना, तो मोबाइल में कहते हैं ये वर्जन था, पुराना था, अब नया वर्जन आया इसका, जो अच्छा था प्रीवियस से। तो इसी टाइप का आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग, ये भी क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है। लेकिन डाइपोल इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रांग टाइप का। तो ये स्ट्रांग टाइप का डाइपोल इंटरेक्शन है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप H2O ले लीजिए, HF ले लीजिए, तो इसमें HF मान लेते हैं, HF में ऐसे कुछ होता है, ऐसे टाइप जाता है HF में। तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। तो जो HF होता है इसमें भी डाइपोल ही होते हैं। देखिए HF, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इससे आएगा पार्शियल निगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया HF, इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगा वैसे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि डाइपोल फोर्स है तो ये, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग टाइप का है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसका जो रेंज होता है वो 10 to 100 किलो जूल पर मोल होता है। इसलिए हम डाइपोल इसको वंडर वाल फोर्स के अंतर्गत ना पढ़ के इसको सेपरेट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह। तो इसका मेन रीजन है क्योंकि स्ट्रांग टाइप फोर्स है और कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जैसे आपको याद होगा बहुत ही फेमस चीज, जैसे कि F हुआ आपका, O हुआ, N हुआ, और कुछ माने में Cl भी करता है। तो Cl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वो भी Cl निगेटिव। एनसीईआरटी का लाइन उठा के देख लीजिएगा, Cl निगेटिव लिखा हुआ है वहाँ पे। तो फ्लोरीन भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है, नाइट्रोजन भी करता है, और क्लोरीन नेगेटिव भी यानी क्लोराइड भी करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ एलिमेंट, कुछ एटम के द्वारा शो होने के कारण इसको हम
एक सेपरेट नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये है क्या? डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज आपको ये समझना है कि हाइड्रोजन बाइंडिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, तो आपको ये याद करना होगा कि एनसीईआरटी का लाइन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं किसमें? स्ट्रक्चर और उसका नेचर बताने में। कौन हेल्प करते हैं? प्रोटीन में और न्यूक्लिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में। तो यहीं पर एनसीईआरटी ने लिखा है साफ साफ कि ये स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज बताने में काम करते हैं किसके? जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। ऐसे ही वाटर ले सकते हैं आप, HF ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यूरिया हो सकता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ाया गया होगा, तो हम इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अब आपका हम थर्मल एनर्जी आपको हम थर्मल एनर्जी पढ़ाने वाले हैं। तो थर्मल एनर्जी यहाँ से आपका ये वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हुआ। अब आपको यहाँ पे मेन चैप्टर का कंटेंट शुरू होने जा रहा है, तो गैसियस स्टेट में। और गैसियस स्टेट में आपको हम कंपैरिजन बताएंगे थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब थर्मल एनर्जी आपको समझनी होगी। यहाँ पे थर्मल एनर्जी आपको यहाँ पे अच्छे से समझनी होगी। देखिए, अब अभी तक जितने भी हम फोर्स पढ़े, जितने भी फोर्स अभी तक हमने पढ़ा, वो कैसे थे? अट्रैक्टिव फोर्स थे कि नहीं थे? अट्रैक्टिव फोर्स थे। अब अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण ये क्या करते थे? बाइंड करने की क्षमता रखते थे, जोड़ के रखने की क्षमता रखते थे। लेकिन अब ऐसे फोर्स कुछ पढ़ेंगे जो जुड़ना नहीं देना चाहते। वो कहते हैं भाई जुड़ो मत, जुड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और जुड़ने नहीं देना चाहते हैं। वो क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बैठने नहीं देती है, मूवमेंट करवाती रहती है। इसीलिए गैस क्या होते हैं? कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब देखिए, आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन IMF वर्सेस आपको थर्मल एनर्जी का पिक्चर दिखाते हैं। देखिए, ये आपका हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। अब यहां पर एक चीज एनसीईआरटी का आप समझ सकते हैं। देखिए, अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो हमने जितने भी फोर्स पढ़े वो दूर दूर थे। मान लो ये था, सब दूर दूर थे, दूर दूर रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही इनको पास लाते जाओगे, अब भाई किसी को बहुत ही ज्यादा पास ला रहे हो, उससे कचा जाएगा, उससे मतलब वो बिल्कुल एकदम कच्चा हो जाएगा। अरे यार भाई दूर हटो। तो क्या होगा? जब बहुत ही पास कोई चीज आएगा तो उसको टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, उसको दूर ढकेलने की, उसको दूर ढकेला जाता है। और दूर ढकेलने के लिए क्या करते हैं? रिपल्सन लगता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन कब लगेगा? जब डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगी एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, तब रिपल्सन काम करने लगता है। और एक
ये क्या यानी कि किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। आप जितनी भी एनर्जी पढ़े लगभग 1/r6 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, केवल एक जगह 1/r³ आया था जहां पर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल बोला गया था। अब यहाँ पर 1/r6 का मतलब क्या है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ में इंटरेक्शन एनर्जी घटती है। ऐसे ही जब रिपल्सन कब होगा, जब ये बहुत ही एक दूसरे के पास में लाए जाएंगे, एक दूसरे को चिपकाए जाएंगे, तो इनमें क्या होने लगेगा, रिपल्सन। एक दूसरे को वो ये दूर भेजना चाहेंगे, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे कि आप हमारे ऊपर मत चढ़ाइए। तो जब यहाँ पर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने के कारण ये आप बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं रख पाएंगे। यही कारण है कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो हार्ड होते हैं टू कंप्रेस। एनसीईआरटी लिखती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन rise very rapidly as the distance separating the molecule decrease. This is the region that liquid and solids are hard to compress. तो आपको ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट टाइप में पूछा जा सकता है कि बताइए लिक्विड और सॉलिड हार्ड टू कंप्रेस क्यों होते हैं। तो आपका सीधा रीजन होगा कि जब हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स को बहुत ही पास लाते हैं तो उसमें रिपल्सन लगने लगता है, और यही कारण है कि ये जब लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। और गैसेस में ये चीज़ कम होती है, इसी कारण उनको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। और ये चीज़ आप बॉयल्स लॉ से भी समझेंगे जब वहाँ पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, तो वहाँ भी बॉयल्स लॉ भी क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करता है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो ये आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर थर्मल एनर्जी का मैंने आपको जिक्र किया था, तो थर्मल एनर्जी आपको समझना होगा। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फार्मूला बिल्कुल पता होगा, 3/2 kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, आपका काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, और यहाँ भी आप पढ़ेंगे। तो जो के एवरेज थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, टेम्परेचर पे, यानी कि ना मोल पे डिपेंड कर रही थी और ना किसी और फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी। किस पे डिपेंड कर रही थी, केवल और केवल टेम्परेचर पे। और आपकी जो थर्मल एनर्जी होती है ये भी केवल और केवल डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। जो थर्मल एनर्जी है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। थर्मल एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का काम होता है कि एक जगह पर बैठने ना देना। तो एक जगह जब बैठने नहीं देगी तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या कराएगी, मूवमेंट। और थर्मल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज होने के कारण ये क्या कराएगी, मूवमेंट। और मूवमेंट होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स बैठ नहीं पाएंगे, और बैठ नहीं पाएंगे तो सिलेंडर आराम से पूरा आयतन, पूरा वॉल्यूम गैस कवर कर जाती है, जो आगे हम पढ़ेंगे उसका प्रॉपर्टी होती है गैसों की। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, एनसीईआरटी का लाइन है, करेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स एटम्स आर मॉलिक्यूल्स it is the measure of average kinetic energy of the particle of the matter and is thus responsible for movements of particle. This movement is called thermal motion. तो आपको जो बता चुका हूँ यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो आप हमारी लैंग्वेज को लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, या देखना चाहें तो दे सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है इसी को कहते हैं थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल के रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो मोशन होता है उसे कहते हैं थर्मल मोशन, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण मोशन हो रहा है, इसलिए इसी को कहते हैं थर्मल मोशन। अब आपको हम एग्जाम्पल देके कुछ समझाते हैं और आर्डर लिखवाना सिखवाते हैं कि आपको कैसे, अगर कोई पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे कि किसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा है और किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। देखिए थर्मल एनर्जी आप ले लीजिए, मान लो आपके पास में था, ये है गैस, ये आपका है लिक्विड,
और ये भैया सॉलिड। सॉलिड, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे और लिक्विड से आप सॉलिड की तरफ जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सिस्टमेटिक और मोर, इसलिए क्या होता है, मोस्ट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसका होता है, सॉलिड का। सॉलिड्स आर रैदर ये क्या होते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं जल्दी। अब देखिए आप आगे जा रहे थे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर बढ़ रहा था, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। लेकिन जब आप उल्टा लौटेंगे सॉलिड से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से गैस की तरफ, तो आपका क्या बढ़ेगा, वो बढ़ेगा थर्मल एनर्जी। तो आपका थर्मल एनर्जी इधर जाने पर बढ़ेगा और आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर जाने पर बढ़ेगा। तो आपको सिंपल समझना है कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के अपोजिटली काम करते हैं। एक कहता है मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा और दूसरा कहता है मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, आप क्या कर सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहता है कि मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा और थर्मल एनर्जी कहता है मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा, और दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। और इस लड़ने के कारण गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है, और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कभी गैस से डायरेक्टली सॉलिड में या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है। समझ में आई कुछ? अब समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई साहब। अब देखिए आपका ये थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हुआ। अब आपका मेन चैप्टर शुरू होने जा रहा है भैया। मेन चैप्टर शुरू होने जा रहा है द गैसियस स्टेट। तो इसको इधर रख देते हैं और अब उठा लेते हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का कुछ प्रेफरेंस बताते हैं और आपको फिर शुरू करते हैं बॉयल्स लॉ और गैलुसिक लॉ और चार्ल्स लॉ। तो आपका खत्म हो गया भैया थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये खत्म हो गया। अब आपका जो मेन चैप्टर शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। अब आपको कुछ चीज बताते हैं। देखिए हम लोग रह रहे हैं तो एक गैस का परत ही तो है। चारों तरफ हमारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर पे यही तो है। अब जो एटमॉस्फेयर है, आप लोग पता होगा कि जो निचली परत है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में ये बहुत सारी गैसेस हैं जिसके कारण हम जिंदा हैं। अगर ये गैसेस ना होती, इससे ऑक्सीजन ना होता तो हम मर जाते। तो बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में यहाँ पे, और इस जो एटमॉस्फेयर में इसे क्या कहते हैं, लोअर परत है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। अब एनसीईआरटी लिखती है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। केवल 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। आप उसको ध्यान रख लीजिए। देखिए क्या है, आपका हाइड्रोजन तो हो ही गया भैया, ऑक्सीजन तो पक्का पाया जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन तो पाया जाएगा, आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान। गिनिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हो गया ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान, और नाइट्रोजन को कहाँ छोड़ दोगे भैया, नाइट्रोजन। तो ये 11 जो एलिमेंट हैं आपके, आप ग्रुप में इसे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल उठा के कि ये आपके जो 11 एलिमेंट हैं क्या हैं आपके, ये केवल यही 11 हैं जो आपके गैसियस एलिमेंट है। तो आप लिख लीजिएगा ओनली 11 एलिमेंट यहां पर घुसेड़ दीजिएगा। ओनली 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैस फॉर्म। मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, एनसीईआरटी आप ही कह रही है। एनसीईआरटी, हमको एनसीईआरटी हमारी दादा है, मामा है, चाचा है, पापा है, दादा है। तो आओ और कुछ क्या कहती है देखते हैं। देखिए अब यहां पर ओनली ये ब्लॉक व्लॉक बना के समझा दिया है
अब यहाँ पर कुछ गैसियस स्टेट के बारे में बताया गया हुआ है कि द गैसियस स्टेट कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं गैसियस स्टेट के बारे में, उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं अच्छे से। आप लोग फिजिक्स में ही पढ़िएंगे ये चीज़, लेकिन हम यहाँ पर भी समझाएंगे, क्योंकि भाई हमको पढ़ाना है तो पूरा एक तरह से समझना ही होगा। नहीं समझोगे तो आगे धोखा खा जाओगे भाई साहब। देखिए, तो इसका गैसियस स्टेट का कुछ कैरेक्टर होते हैं। तो ये कैरेक्टर क्या होता है गैसियस स्टेट के? पहला कैरेक्टर लिख दो। पहला कैरेक्टर लिखा हुआ है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, केवल गैसेस लिख रहे हैं। द गैसेस आर गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। पहला मतलब इनको आसानी से दबाया जा सकता है। आप गैसेस को किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, उनका आयतन वो ले लेगा, उसको प्रेस करके आप दबा सकते हैं आसानी से, हाईली दबा सकते हैं। बहुत ही कम बर्तन, बहुत ही छोटे बर्तन में आप बहुत ज़्यादा सारी गैसें रख सकते हैं, वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। दूसरी पॉइंट एनसीईआरटी क्या लिखती है? दूसरा एनसीईआरटी लिखता है गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो गैसेस एग्जर्ट दूसरी बात हो गई आपकी कि गैसेस एग्जर्ट करेंगे प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपका कोई सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे तो होता सिलेंडर ना भाई, ऐसे होता है। आपका सिलेंडर रखा हुआ है, तो इसमें कोई भी गैस का मॉलिक्यूल होगा, ये हर एक डायरेक्शन में जितना फोर्स इधर लगाएगा प्रेशर, उतना इधर लगाएगा, उतना इस दीवार पे मारेगा, इतना नीचे मारेगा, इतना ऊपर मारेगा। हर एक डायरेक्शन में इसका फोर्स बराबर होगा। हर एक डायरेक्शन में इसका फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। अब जो दूसरी पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखता है, तीसरा पॉइंट क्या लिखता है एनसीईआरटी? कह रहा है कि गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो ये आपको ये पता ही होगा कि गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी compared liquid and solid। तो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। आपको एयर का बता सकते हैं 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है, इसीलिए इनको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब जो अगली पॉइंट लिखता है एनसीईआरटी, कह रहा है कि द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। अब इसको ऐसे बता रहा हूँ मैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा शार्ट में अपने कि द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स, दीज अज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। कई बार बोल चुका हूं, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का वॉल्यूम ले लेंगे। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विथआउट एनी मैकेनिकल एड। तो ये लिए हम आपको लिखते हैं, देखिए गैसेस मिक्स इवनली तो कोई भी बाहरी हमको बल नहीं देना पड़ेगा, कोई भी बाहरी मशीन नहीं लगानी पड़ेगी इनको हमको मिक्स करने के लिए। आप अगर किसी दो गैसेस को मान लो आपने हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, अगर आप मिक्स कर देंगे तो ये इवनली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, आप इनको सेपरेट आसानी से नहीं कर पाएंगे। किसी भी मैकेनिकल, कोई भी मैकेनिकल
एड आपको नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी मैकेनिकल, कोई भी पुर्जा मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। आप ये इवेनली मतलब कि एक समान रूप से और ये कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। तो गैसेस क्या होती हैं? इवेनली एंड कंप्लीटली मिसिबल होती हैं विदाउट एनी मैकेनिकल एड। अब दूसरा जो लाइन लिख रहा है, ये आगे लिखा है एनसीईआरटी में, सिंपलिसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेचुरल। ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि जो थर्मल एनर्जी होती है इसमें ज़्यादा होती है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है गैसेस में, और कम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये एक दूसरे पे कम बल लगाती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं ज़्यादा, और अट्रैक्ट ना करने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, इनमें बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स एग्जिस्ट करता है, बहुत ही नेग्लिजिबल इंटरेक्शन होता है। अब आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, अब जब गैस लॉ पढ़ते हैं, आपको चार्ल्स बॉयल्स लॉ, उसके बाद में गैल्सिक लॉ, उसके बाद में आप गैस लॉ इक्वेशन पढ़ते हैं, तो गैस लॉ इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है और मोल होते हैं। तो ये सब जो वेरिएबल होते हैं, इनको मिला के अगर एक सिंगल फार्मूला बनाया जाए तो उससे एक फार्मूला बनता है PV = nRT, और उसी को कहते हैं गैस लॉ इक्वेशन। तो उसी के बारे में इस पूरी जितना भी यहाँ पे लॉज दिए गए हैं वो पूरा सिंगल उसी फार्मूले में वो सब कुछ बैठ जाता है। तो वो उसी को, इसलिए उसको कहते हैं गैस लॉ इक्वेशन। तो उसी के बारे में यहाँ हमको पढ़ना है, और हमको इंटरडिपेंडेंस पढ़ना है कि प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ता है और वॉल्यूम का प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको यही लेकर चलना है। अब हम पहला जो लॉ पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? बॉयल्स लॉ। पहला जो लॉ पढ़ने वाले हैं उसमें आता है आपका बॉयल्स लॉ।